हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद, हर्ष एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वाणी विचार में भाग 4 पढ़ेंगे, जिसमें व्यंजन के बारे में हम पढ़ेंगे। स्वरों का वर्गीकरण, स्वर हो गया, आयोगवाद ध्वनियाँ हो गई, स्वर से संबंधित जो भी चीज़ें थे हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। वाणी विचार में हम अगले भाग को पढ़ेंगे आज, व्यंजन। सबसे पहले देखिए व्यंजन की परिभाषा क्या होगी। व्यंजन की परिभाषा क्या होगी? व्यंजन किसे कहते हैं? वे ध्वनियाँ। देखिए व्यंजन जो होता है, व्यंजन का उच्चारण सदैव स्वरों की सहायता से ही किया जाता है, अर्थात व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। अर्थात वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय आवाज बहुत जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली हवा। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली हवा। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है। निकलने वाली हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है। मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है, अर्थात मुखांग परस्पर स्पर्श करते हैं। ठीक, उन्हें व्यंजन कहते हैं। कह रहे हैं वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली हवा। जब भी हम किसी वर्णों या अक्षरों का उच्चारण करते हैं तो मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। मुख से बाहर निकलने वाली हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है, अर्थात मुखांग परस्पर स्पर्श करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन। अब बात आया होगा मुखांग है क्या? मुख में भी हमारे कुछ न कुछ अंग हैं। मुख धन अंग मुखांग है क्या? यही क्या हो गई? जिह्वा हो गई। जिह्वा से यह हो गया कंठ, यह हो गया ताल, यह हो गया मूर्धा, यह हो गया दंत और यह हो गया ओष्ठ। यही हमारे भैया मुखांग है, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। जब भी हमारे हृदय से हवा निकलती है, यह हवा कंठ को स्पर्श करती है। यही मुखांग है, कंठ को स्पर्श करती है। जो भी हवा कंठ से स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है कंठ। जीवा जब ताल को स्पर्श करेगी, जीवा हमारी जब ताल को स्पर्श करती है, हवा ताल को छूते हुए बाहर निकलती है ताल। मूर्धा, जीवा मुड़ जाती है, हवा बगल से घर्षण करते हुए निकलती है, इसलिए मूर्धा। दंत को जीवा छूती है, बगल से हवा निकलती है दंत। ओठ से ओठ मिलता है, इसलिए जो भी हवा हमारे हृदय से निकलेगी वह किसी न किसी कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। अर्थात व्यंजन में वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुख से हवा निकलने वाली हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है, अर्थात मुखांग परस्पर स्पर्श करते हैं। जो मुखांग कंठ को स्पर्श करेंगे, कंठ ताल को तालब, मूर्धा को मूर्धा या मूर्धन्य, दंत को दंत, ओष्ठ को ओठ कहा जाता है। कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ को स्पर्श करते हुए यही ध्वनियाँ, यही हवा बाहर निकलती है। अर्थात ये पॉइंट कह के लिख लिया, व्यंजन जो होते हैं स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। अर्थात व्यंजन जो होते हैं स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, अर्थात बिना स्वरों के इनका उच्चारण असंभव है। अर्थात बिना स्वरों के व्यंजनों का उच्चारण
व्यंजनों का उच्चारण असंभव है, असंभव है। अर्थात जो स्वर, जो व्यंजन होते हैं ये स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। चाहे जो भी व्यंजन ले लेंगे, जैसे क ले लिए, या क जो है आधा क धन आ, अर्थात अगर शुद्ध रूप में कहा जाए व्यंजन है क्या, क पर जो हलंत है आधा क ही व्यंजन होता है, लेकिन यह अ लगने से क्या बना है क। जैसे च ले लेंगे तो यह आधा च धन अ है, क्योंकि देखिए व्यंजन में जो होता है अ स्वर मिला होता है, अर्थात व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, अर्थात बिना स्वरों के व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। और अब यही देख लीजिए आप लोग, हिंदी में निम्नलिखित कितने व्यंजन होते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। हिंदी में निम्नलिखित 33 व्यंजन है। हिंदी में निम्नलिखित, वीडियो साफ बना हो, हिंदी में निम्नलिखित 33 व्यंजन है। हिंदी में निम्नलिखित 33 व्यंजन है, कौन कौन से देख लीजिए। क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ड़, त ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, प फ ब भ म। और क्या है, या र ल व, या र ल व, श ख स ह। ध्यान दीजिए, यह 5 है, यह 5 है, यह 5 है, यह 5 है, यह 5 है। 5 के 25, 4 29, 29 4 33, अर्थात कितने व्यंजन हैं, 33 व्यंजन है। हिंदी में निम्नलिखित कितने व्यंजन हैं। क कंठ को हम क्या कहते हैं, क वर्ग भी कहते हैं। क वर्ग को कंठ कहा जाता है, लिखना चाहते हैं यहाँ लिख लीजिए, क वर्ग को कंठ या कंठ। च वर्ग को ताल या तालब कहा जाता है, ताल या तालब भी कहते हैं, ताल या तालब। ट वर्ग है, ट वर्ग को सॉरी ट है, ट वर्ग को मूर्धा या मूर्धन्य कहते हैं, मूर्धा या मूर्धन्य कहा जाता है। और ट वर्ग जो होता है यह दंत कहा जाता है, दंत। और प वर्ग को क्या कहा जाता है, प वर्ग को ओष्ठ कहा जाता है, प वर्ग को ओष्ठ। यार अलावा है क्या, या अंतस्थ है, अंतस्थ है। और शाखा सह है क्या, संघर्षी या ऊष्म व्यंजन, संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। लेकिन यहाँ बात है हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं। हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं। क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। यहाँ जो है यही स्पर्शी व्यंजन है। कभी कभी पूछा जाता है स्पर्शी व्यंजन है, तो क से लेकर म तक स्पर्शी व्यंजन है। इनकी संख्या 25 होती है, 25 26 27 28 29 30 31 32 33। व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है, ध्यान दीजिएगा, कुल 33 व्यंजन है। यह था व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा क्या है, व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है, हिंदी में व्यंजन कितने हैं। अब इसके बाद जो हमारी हेडिंग है व्यंजनों का वर्गीकरण है। इसके बाद जो हमारी हेडिंग है व्यंजनों का वर्गीकरण, इसको हम मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोग लिख लीजिएगा। हेडिंग डालिए व्यंजनों का वर्गीकरण। देखिए व्यंजनों का, जैसे स्वरों का वर्गीकरण किए थे उसी के आधार पर अगर कहा जाए व्यंजनों के भी वर्गीकरण है। व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया गया है कई प्रकार से किए गए हैं। सबसे पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। पहला है कंठ व्यंजन, पहला है कंठ व्यंजन। कंठ व्यंजन है क्या, क ख ग घ अंग, एक कंठ व्यंजन है। इसके साथ साथ है क्या, था भी है, कंठ व्यंजन है। दूसरा है तालव्य व्यंजन। तालब व्यंजन के अंतर्गत च तालब होता है, च छ ज झ ञ, च छ ज झ ञ।
या और बड़ा श भी तालु या तालव्य है। इसके बाद तीसरा है मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन क्या है? ट, ठ, ड, ढ, ड़। ट, ठ, ड, ढ, अड़ा के अलावा भी क्या है? यह र है और क्या है? मूर्धन्य वाला श भी है, र और बड़ा आधा श। इसके बाद चौथा क्या है? दंत व्यंजन है। दंत व्यंजन, कहीं कहीं दंत व्यंजन भी देता है। दंत व्यंजन में त, थ, द, ध, न आ जाएगा। इसके अलावा भी क्या आता है? त, थ, द, ध, न के अलावा आता है ल और श भी आता है। इसके बाद दंत के बाद पांचवा क्या है? ओष्ठ व्यंजन है। ओष्ठ व्यंजन है। ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत कौन आएगा? प, फ, ब, भ, म हो जाएंगे। इसके अलावा क्या आ जाए? प, फ, ब, भ, म ही ओष्ठ व्यंजन है। छठवा क्या है? छठवा है नासिक व्यंजन है। नासिक व्यंजन, यहाँ लिख लीजिएगा पहला बड़े कोष्टक में। नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन में आएगा क्या? अंगा, इया, र, न और म। अंगा, इया, र, न, म, यही क्या है? नासिक। उच्चारण स्थान के, देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण सबसे पहला क्या है? उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के कभी कभी उच्चारण कंठ से किया जाता है, तालु से किया जाता है, मूर्धन या मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से, नासिका। जब कंठ से किया जाएगा कंठ के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंगा आता है और ह भी आता है। तालु या तालब के अंतर्गत च, छ, ज, झ, इया के अलावा य और बड़ा स भी आता है। मूर्धन या मूर्धा व्यंजन के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ड़ होगा, य और मूर्धन्य वाला स भी आता है। दंत के अंतर्गत त, थ, द, ध, न होगा, लेकिन ल और छोटका स भी आता है। ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म भी आता है। नासिक व्यंजन के अंतर्गत अंगा, इया, ड़, न, म आता है। ये हो गया उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। लेकिन द्विस्थानी व्यंजन भी होता है। द्विस्थानी व्यंजन किसे कहते हैं? यह भी देख लीजिए। द्विस्थानी व्यंजन किसे कहते हैं? ये भी देख लीजिए। द्विस्थान अर्थात ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण दो स्थानों से किया जाता है, जैसे कंठ, धन, नासिका। नासिका कहा चाहे नासिक कहा, कंठ, धन, नासिका बराबर नासिक लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कंठ, धन, नासिका बराबर अंगा का उच्चारण कंठ और नासिक दोनों से किया जाता है। और इसके बाद क्या आ जाएगा? इया आ जाएगा, अंगा, इया, ड़, न और क्या आ जाएगा? म आ जाएगा। देखिए इया का उच्चारण च, च तालु या तालव्य है। तालु धन क्या हो जाएगी? नासिका हो जाएगी। ड़ का उच्चारण ट, ठ, ड, ढ, ड़, ड़ क्या है? मूर्धा है। मूर्धा धन नासिका हो जाएगी। त, थ, दंत, धन नासिका हो जाएगी। और म है प, फ, ओष्ठ धन नासिका हो जाएगी। ओष्ठ धन नासिका। अब ध्यान दीजिए, द्विस्थानी व्यंजन किसे कहते हैं? अंगा, इया, ड़, न, म को भी द्विस्थानी व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण जो होता है, अंगा का उच्चारण कंठ और नासिक है, इया का उच्चारण आधा इया का उच्चारण तालु या नासिक है, अड़ा का उच्चारण मूर्धा और नासिक है, और दंत का उच्चारण न का उच्चारण दंत और नासिक है, म का उच्चारण क्योंकि अंगा जो है या कंठ है, इया जो है तालु या तालब है, अड़ा जो है मूर्धा या मूर्धन है, न जो है दंत या दंत से है, और म जो है ओष्ठ है, इसलिए कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ है, बाकी सब नासिका लग गया है। अर्थात यह द्विस्थानी व्यंजन होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। एक चीज और बचा हुआ है, यहाँ पर 6 हुए थे ना, एक और देख लीजिए। दंतोष्ठ किसको कहा जाता है? बहुत पूछा जाता है। दंतोष्ठ व्यंजन किसे कहते हैं? दंतोष्ठ व्यंजन के अंतर्गत व आता है। व जो है दंतोष्ठ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार यह प्रश्न में पूछा गया है। व का उच्चारण किया जाता है, दंतोष्ठ से किया जाता है, अर्थात दंत धन ओष्ठ है। इसका विग्रह करेंगे, दंत धन ओष्ठ हो जाएगा। दंत धन ओष्ठ है, अर्थात दंत और ओष्ठ दोनों से किया था। वा कहेंगे, ओठ से ओठ मिल रहा है, जीवा दांत को स्पर्श करे, इसलिए दंतोष्ठ कहा जाता है। यह था व्यंजनों का वर्गीकरण में सबसे पहला हमने पढ़ा
व्यंजनों के वज्जीकरण में उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वज्जीकरण कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिक, दंतोष्ठ है। द्वि स्थानीय व्यंजन किसे कहते हैं, यहाँ भी आपको लिख दिया गया है। द्वि स्थानीय व्यंजन किसे कहते हैं। आगे जो है हमारा प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, दूसरा भाग है, इसको मिटा रहे हैं। एक प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। देखिए वीडियो बनाते बनाते काफ़ी अंधेरा हो गया है, इसलिए यह वीडियो यहीं पर हम रोक रहे हैं। अगले वाली क्लास में इसी के आगे हम लेकर नेक्स्ट वीडियो आपके बीच में कल उपस्थित होंगे। धन्यवाद। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें, लोगों को सबसे ज़्यादा बताएं, ताकि हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो और आपके बीच में ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर हम आपके बीच में प्रस्तुत होते रहें। धन्यवाद।